मैंने लॉ को छोड़ दिया, लेकिन लॉ ने मुझे नहीं छोड़ा, लॉ ने मुझे फिर पकड़ लिया। जब इनको ओथ नहीं दिलाया गया, जब इनकी नौकरियां जा रही थी, तो बहाली के बाद इन्होंने कह दिया कि जी ये जो पीसीओ है तो बड़ी बुरी चीज़ है। ये उस वक्त मुश्किल में आ गया था, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट मियाँ साहब के हक में फैसला देता तो फिर इसका मतलब होता कि वो उनके पुराने फैसले गलत हैं। जब वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे इफ्तिखार चौधरी साहब से, अच्छा, और इन द प्रोसेस वो इफ्तिखार चौधरी से भी बड़े इफ्तिखार चौधरी बनने की कोशिश की उन्होंने। वो अल्लामा इकबाल का शेर है, महीने वसल के घड़ियों की सूरत उड़ती जाती हैं, मगर गुजरती हैं घड़ियां जुदाई की महीनों में। हम ज़ीरो इन तभी कर सकते हैं जबकि हम लॉ को इक्वली अप्लाई करें। ये लोगों के दिमागों में डाला गया है कि लॉ एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ वकीलों को पता है और जजों को पता है। बहुत सारे जजेस जो हैं वो मेरे और आपके लिए यूटोपियन स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं और अपने आप को मुसल्लत कर लें और मोर इक्वल देन अदर्स बन जाए। Hello everyone, welcome to another episode of Time Slow podcast. Today we have with us ex-Attorney General Mr. Irfan Qadir, and he is now serving as the Special Assistant to Prime Minister on Legal Reforms. Assalamu alaikum sir, how are you doing? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। और my first question would be to start off our conversation, why did you take up this role of Special Assistant to Prime Minister? देखें, anybody who belongs to legal profession, तो उसको जब भी कोई इस तरह का ओहदा मिलता है which is of the level of a federal minister, तो it is recognition of his professional abilities. इससे पहले भी मैं अटॉर्नी जनरल रहा हूँ पाकिस्तान का, मैं उससे पहले फेडरल सेक्रेटरी लॉ था, मैं कंसल्टेंट था टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मैं हाई कोर्ट का जज भी था उससे पहले, मैं पाकिस्तान का प्रोसिक्यूटर जनरल भी था। तो ये जब भी मेरी ज़रूरत पड़ी हुकूमत को, सरकार को, रियासत को, तो मैंने हमेशा ये समझा कि ये मेरी रिकग्निशन है इसमें, और मैंने खुश असलूबी से, अगर मुझ पे उन्होंने एतमाद किया तो मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं उस एतमाद पे पूरा उतरूं। और अब भी जब मुझे ये कहा गया कि वो मुझे बनाना चाहते हैं स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, और बलिहाज ओहदा मेरा ओहदा वफाकी वज़ीर का होगा, तो मैंने बिल्कुल उनका मशकूर मैं रहा, मैंने उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया है। और यही वजह है कि मैं यहाँ पे बतौर स्पेशल असिस्टेंट के आजकल काम कर रहा हूँ। आजकल मेरा पोर्टफोलियो जो है वो एहतसाब का है, लेकिन लीगल इश्यूज़ पे भी मैं डील करता हूँ। अभी लीगल रिफॉर्म्स भी कुछ देर पहले मेरे पास ही थे, अब भी लीगल रिफॉर्म्स मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और गाए बगाए आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मैं जहाँ एहतसाब पे बात करता हूँ वहाँ मैं लीगल रिफॉर्म्स पे भी बात करूँगा, और वहाँ मैं इस चीज़ पे भी एम्फसिस ले करूँगा कि हमारे जो इदारे हैं जिसमें मुकन्ना है, अदलिया है, इंतज़ामिया है, इन सब को अपने अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए। ठीक, थैंक यू सर। अच्छा सर, ये बताएं कि व्हाई डिड यू चूज, फर्स्ट हम थोड़ा सा आपकी उसको, व्हाई डिड यू चूज लॉ, आप लॉ में क्यों आए, और सेकंड मैं फिर दूसरे क्वेश्चन पे बाद में आऊँगा। जी, मैं जब 8th क्लास में था तो उन दिनों में मैं बड़ा एनामर्ड था कुछ दुनिया की मशहूर शख्सियात से। उनमें एक कायद आज़म थे और दूसरा अब्राहम लिंकन थे, और दोनों का ताल्लुक़ लॉ से था, और उन दिनों में मुझे ये शौक़ था कि मैं लॉ में आऊँगा। अच्छा। लेकिन जब हम 9th क्लास में आए तो मेरे सारे जो दोस्त थे अच्छे, वो साइंस सब्जेक्ट्स उनके थे, मेरे भी साइंस सब्जेक्ट थे। तो उन सब का प्लान था ज़िंदगी में कि वो कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इस तरह से अपना कंप्यूटर इंजीनियरिंग करे, ये इस तरह की चीज़ें उनके ज़हन में थी। तो मैं भी उनसे इन्फ्लुएंस हुआ, क्योंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ते थे, फ़िज़िक्स पढ़ते थे, उस पर डिस्कशंस होते थे, मुख्तलिफ़ थेरीज़ फ़िज़िक्स की पढ़ते थे, उन पर डिस्कशंस करते थे। तो मेरा भी रुझान उधर हो गया कि भाई मैं भी एफएससी करूँगा, और एफएससी करने के बाद मैं भी इंजीनियर बनूँगा और फिर बाहर भी जाऊँगा। तो जब हमारा रिज़ल्ट आया एफएससी का तो मेरे नंबर उनसे कम थे। अच्छा। और मैं बड़े थोड़े नंबरों से मिस कर गया, मुझे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में उस साल दाखिला नहीं मिला, और मेरे पास फिर ये था कि या मैं बीए करूं और या फिर मैं
वो प्योरली आर्ट्स सब्जेक्ट ले लूँ, लेकिन फिर मुझे किसी ने कहा तो मैंने बीए में मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स ले लिया। वो मैंने इसलिए लिया ताकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ जाना चाहूँ तो उधर चला जाऊँ, एमबीए करना चाहूँ तो उधर चला जाऊँ, लॉ करना चाहूँ तो उधर चला जाऊँ। जब मैंने बीए किया तो फिर मेरा जो नॉस्टैल्जिया है कि कभी लॉ की तरफ भी मेरा रुझान था, तो मैंने फिर डिसीजन ले लिया, मैंने कहा नहीं अब मैंने लॉ करना है। रो के मैंने उसके बाद सीएसएस भी कर लिया था। अच्छा। लेकिन रुझान चूँकि लॉ की तरफ था और मुझे कुछ हमारे रिश्तेदार भी ऐसे थे जिन्होंने मशवरा भी ये दिया कि तुम लॉ में रहो, तो बस इस तरह से मैं लॉ में आया। तो फैमिली ने सपोर्ट किया उस टाइम पे लॉ में जाने के लिए? ऑब्वियसली मेरे पास चॉइस कोई नहीं थी ना उस वक्त। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा अपना शौक भी था कि बाकी चीज़ों को निकाल के, तो मेरा पुराना शौक भी था। यानी ये होता है जब आपको किसी से इश्क हो जाए तो वो जो जिससे इश्क है वो आपको उस वक्त तो मिले ना, और बाद में अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। तो ये बिल्कुल ऐसा ही था। लॉ मुझे पसंद था, लेकिन फिर वो बीच में कोई और आ गया, मैंने लॉ को छोड़ दिया, लेकिन लॉ ने मुझे नहीं छोड़ा, लॉ ने मुझे फिर पकड़ लिया। इट्स सर सिमिलर टू माय केस। मैं जो कैडेट कॉलेज में था, मैं हसन अब्दाल में था। हाँ। तो वहाँ पे आई वाज इन प्री मेडिकल। मेरा ये शौक था कि मैं मेडिकल करूँगा और डॉक्टर बनूंगा, बट मेरे मार्क्स इतने नहीं आए कि मैं उसको परसू कर सकूं, जा सकूं मेडिकल। फिर मैं पॉलिटिकल साइंस में बाय चांस चला गया। लेकिन आज मतलब मैं अब वो अगर देखूं बैक तो मुझे लगता है कि यार दिस वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी। एग्जैक्टली, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे वो एक सेइंग याद आती है हज़रत अली की, मैंने कहीं पढ़ी थी। तो हज़रत अली से किसी ने पूछा कि आप जब अल्लाह मियाँ से दुआ करते हैं और अल्लाह ताला आपकी दुआ पूरी करता है तो आपको कैसा महसूस होता है? उन्होंने कहा मैं बड़ा खुश होता हूँ जब मैं किसी चीज़ को चाहता हूँ और वो मुझे मिल जाती है, और उसका दुआ भी मैंने की होती है, तो मुझे बहुत मुसरत होती है, खुशी होती है। तो उसी शख्स ने दोबारा उनसे पूछा कि और जब आपकी दुआ कबूल नहीं होती तो फिर आप कैसा महसूस करते हैं? उन्होंने कहा मैं और भी ज़्यादा खुश होता हूँ। उन्होंने कहा ये क्यों, फिर आप ज़्यादा खुश क्यों होते हैं? उन्होंने कहा इसलिए कि जो मैं चाहता था पहले वो मेरी रज़ा थी, और जब मेरी दुआ कबूल ना हुई तो फिर वो अल्लाह की रज़ा थी, और अल्लाह की रज़ा जो है मेरी रज़ा से फ़ायक है। तो मेरे केस में बिल्कुल यही सूरत हाल हुई कि मैं जिस प्रोफेशन में आ गया वहाँ पे अल्लाह ताला ने मेरी एक आइडेंटिटी बना दी, जो कि मेरे दोस्त जो थे जो मुझसे न वे अच्छे थे या अगर बहुत अच्छे नहीं थे तो करीब करीब अच्छे थे, लेकिन उनकी वो रिकग्निशन पाकिस्तान में समहाउ नहीं हो सकी। वो सारे सक्सेसफुल हैं अपने अपने फील्ड में, लेकिन वो रिकग्निशन उनको समहाउ नहीं मिली। तो वो मैं समझता हूँ कि वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी मेरे लिए, जिसको कि मैं अब उसी नतीजे पे पहुँचा हूँ जो हज़रत अली ने कहा था कि अल्लाह जो भी आपके लिए सोचता है वो बेहतर सोचता है, आप अपने लिए उतना अच्छा नहीं सोच सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन होता है लाइट नोट पे, ऑन अ लाइट नोट, कि हु इज़ इरफान कादिर? हाँ, नो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। Irfan Qadir is one of the teeming billions that got onto this earth, and one of the lucky ones also, not because of himself but because of Allah's benevolence. अल्लाह की मेहरबानी थी कि क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने पूछ के तो इस दुनिया में भेजा नहीं था, और मुझे पूछ के यहाँ पे जो भी सक्सेस है वो भी अल्लाह ने नहीं दी। चाहता मैं ज़रूर था। अगर मैं कहूँ कि मैंने बड़ी मेहनत की और सक्सेस हासिल कर ली, तो मैंने तो अपने आप से ज़्यादा मेहनत करते हुए लोगों को देखा है और उनको वो सक्सेस नहीं मिली। तो उसके बाद इरफान कादिर जो है एक ऐसा शख्स है जो कि अपने आप को एक नहायत छोटा आदमी समझता है, एक आम आदमी समझता है। और अब्राहम लिंकन की वो सेइंग याद आती है, गॉड मस्ट हैव लव्ड अ कॉमन मैन, दैट इज़ वाई ही क्रिएटेड सो मैनी ऑफ देम। और एट द सेम टाइम मैं मशकूर भी हूँ कि मैं खुद कमज़ोर होने के बावजूद मुझे अल्लाह मियाँ ने इस ज़िंदगी में एक अच्छी ज़िंदगी दी, और मैं बहुतों से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, और उसमें वाकई मेरा कोई कमाल नहीं है। तो वो अल्लाह की मेहरबानी है, इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ। अच्छा सर, जो अभी लेट्स गो बैक टू आपके जो आजकल का पोर्टफोलियो है उस पर बात करते हैं थोड़ा सा। तो
ये कहा जा रहा है कि अब हमने देखा भी सही, आफ्टर दिस इमरान खान जो केस था उसके बाद बहुत सारे ने ये कहा कि जो देयर इज़ अ फ्रिक्शन बिटवीन जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं और इससे लॉस क्या हुआ रिसेंट उसमें? देखें, हुआ ये कि अगर आपने जुडिशरी की रिसेंट हिस्ट्री को फॉलो किया तो जुडिशरी के जो चीफ जस्टिस थे उनको निकाल दिया था जनरल मुशर्रफ ने। ठीक है, ऐसे हुआ। उन चीफ जस्टिस को जब निकाला तो ये वो वक्त था जबकि पाकिस्तान की जो सियासी जो एलीट थी या जो हमारी सियासी पार्टियां थी, तब तक उनके पास कोई नया नारा नहीं था। उस वक्त तक बहुत सारी पार्टियां हुकूमत में आ चुकी थीं। वो जितने भी नारे वो उन्होंने मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ नारे लगाए। एक रोटी कपड़े और मकान का नारा था, फिर इस्लाम का भी नारा लगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे मईशत को बेहतर करने का भी नारा लगा। ये सब नारे जो थे ये ख़त्म हो चुके थे। अब इलेक्शन आने वाले थे, सियासतदानों को कुछ नहीं पता था कि अब हम करेंगे क्या, अब क्या हमारा स्लोगन होगा। अल्लाह की तरफ से जनरल मुशर्रफ ने निकाल दिया चीफ जस्टिस को, यानी उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनका मामला भेज दिया और उनको कर दिया सस्पेंड, यानी खबरों में आ गया कि उनको सस्पेंड कर दिया। नाउ टेक्निकली ये गलत था, चीफ जस्टिस को सस्पेंड तो नहीं किया जा सकता। हाँ, उनका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़रूर भेजा जा सकता है। तो ये वो वक्त था जबकि वकला जो थे, ख़ास तौर पे वो वकला जो सियासी अज़ाइम भी रखते थे, उन्होंने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और बड़े ज़ोर से एक मूवमेंट चलाई। और वो मूवमेंट जो है पॉपुलर होनी शुरू हो गई क्योंकि लोग भी तरसे हुए थे किसी सियासी एक्टिविटी के। और वो एक वर्ड था, एक वैक्यूम था। तो वो वैक्यूम जब इस मूवमेंट से यानी फुलफिल हुआ, तो वैक्यूम को जब उसने भरा तो सियासतदानों ने देखा कि इलेक्शन तो आने वाले हैं, तो अगर हम भी इसका हिस्सा नहीं बनेंगे तो पीछे रह जाएंगे। अच्छा। तो तीनों पार्टियों ने, यानी पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बाकी पार्टियां और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ, अच्छा, उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया इस मूवमेंट में। और ये फैशन बन गया कि अदलिया की बहाली जो है वो पाकिस्तान के इलेक्शंस का नेक्स्ट स्लोगन बन गया और एक पॉपुलर स्लोगन बन गया। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जो पार्टी इनको बहाली नहीं चाहती थी, सबसे कम चाहती थी और जो ऊपर से इनके साथ थी, वो पार्टी वो इलेक्शन जीत गई रिलेटिवली। वो कि कोलिशन गवर्नमेंट बनी, लेकिन उस पार्टी की गवर्नमेंट बनी वो इसलिए कि अदलिया का तो नारा सब ने लगाया, अदलिया की बहाली का, लेकिन वहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो गई। उसका उनको सिंपथी जो थी उनके साथ, वो एक्स्ट्रा उनको माइलेज मिला। पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है फिर वो फॉर्म हो गई 2008 में। ठीक है ना जी? ठीक है। अब जब ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, जो चाहती ही नहीं थी कि ये जजेस बहाल हों, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो लीडर्स थे उस वक्त के, उनकी कोई राय अच्छी नहीं थी इन जजेस के बारे में, और वो हक बजानिब भी थे, उनके व्यूज़ गलत भी नहीं थे। तो उनका ख्याल था कि ये अपॉर्चुनिस्ट हैं। तो इन एनी केस, तो वो जब उनकी गवर्नमेंट आ गई तो उस वक्त एक फ्रिक्शन शुरू हुई अदलिया और उनके दरमियान। पीपल्स पार्टी और ये वो जजेस थे जिन्होंने जनरल मुशर्रफ के पीसीओ में ओथ उठाए हुए थे। अच्छा। और यही नारे मार रहे थे कि जी हम डिक्टेटर के ख़िलाफ़ है, हम डिक्टेटर के आगे खड़े हो गए, हम डिक्टेटर। यानी जब पीसीओ आया और पीसीओ में जब इनको कहा गया कि आप ओथ ले लो, तो इन्होंने खुश होकर ओथ लिया। जब इनको ओथ नहीं दिलाया गया, जब इनकी नौकरियां जा रही थी, तो बहाली के बाद इन्होंने कह दिया कि जी ये जो पीसीओ है तो बड़ी बुरी चीज़ है। तो डबल स्टैंडर्ड्स इनके फैसले में आ गए। और अब जब जनरल मुशर्रफ को इन्होंने एलियनेट कर लिया, तो पीपल्स पार्टी भी कोई इनके हक में ऐसी नहीं थी अच्छी। तो उस वक्त की मियाँ नवाज शरीफ ने उस वक्त एक मूवमेंट चलाई। उन्होंने कहा हम मार्च करने जा रहे हैं। उस मार्च के नतीजे में ये जज बहाल हो गए, क्योंकि जनरल कियानी को उस वक्त ये महसूस हुआ कि अगर आपस में लड़ाई हो जाती है, पंजाब में पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, वफाक में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, और अगर लड़ाई झगड़ा होता है
तो वो भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली होती है, और जब वो बहाल होते हैं तो अपनी मर्जी के 12 जजेस वो अपॉइंट करवाते हैं या 13। वो मोर पावरफुल होके आते हैं। हाँ, अच्छा, जब वो 12-13 अपॉइंट कराते हैं तो करते क्या हैं, बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास था। तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपने ही जजेस, पीसीओ जजेस सारे, उनको इकट्ठा किया, ये तादाद में थोड़े से कम थे, और अपनी मर्जी का बेंच बना के वो जो तादाद में ज्यादा थे उनको निकाल दिया। अच्छा, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ उस वक्त 29 थी, तो ये 13 जजेस ने उन 15 जजेस को निकाल दिया मैनिपुलेशन करके। जबरदस्त, यानी दुनिया की तारीख में इतनी बड़ी मैनिपुलेशन नहीं हुई। अच्छा, और वो जो लॉयर मूवमेंट के जो सरकर्दा वकला थे, अब वो किस मुंह से कहते हैं कि ये नाइंसाफ़ी हुई है, तो उन्होंने भी आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। हालांकि इंसाफ का कत्ल हुआ था कि सारी दुनिया में इस तरह के ऑर्डर्स जो होते हैं जहाँ कोई पार्टी ना हो, उसको पता ही नहीं है कि वो पार्टी है, जहाँ उनको सुना ना जाए, तो उनके खिलाफ फैसला दे देना इस तरह से, जबकि इशू भी ये नहीं था, प्लीडिंग्स में भी ये चीज़ नहीं थी, वो उस केस के ऑर्डर्स में भी ये चीज़ नहीं थी। उन्होंने ये फैसला जो है खिलाफ कानून, खिलाफ आइन, और जो प्रिंसिपल्स थे दैट नोबडी इज़ टू बी कंडेम्ड अनहर्ड, वो सारे बालाए ताक रख के, वायलेट करके, तो पीसीओ जजेस ने नॉन पीसीओ जजेस को निकाल दिया। कि जो जजेस वो खुद अपने कहने के मुताबिक, जिनको वो डिक्टेटर कहते थे, जो कि डिक्टेटर के अपॉइंटीज थे, उनके मुताबिक जो डिक्टेटर के अपॉइंटीज थे, उन्होंने उन लोगों को निकाल दिया जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट में जजेस बने थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जिन्होंने ओथ उठाया था, जिन्होंने पीसी को ओथ नहीं उठाया था। जब उनको निकाल दिया तो अब उनको ये हुआ कि अब उनको तो हमने निकाल दिया है, अब जो गवर्नमेंट ऑफ द टाइम है, लेट्स सेटल आवर स्कोर्स विद देम। इन्होंने देर क्यों की थी हमारी बहाली में, अब ये गवर्नमेंट के पीछे पड़ गए। उस दौरान में जब ये मार कुटाई हो रही थी सख्त, अदालत की एक बड़ी फ्रिक्शन थी, तो अल्लाह की कुदरत, वो जो जजेस निकाले गए थे कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस, इन पीसीओ जजेस, उनमें मैं भी था। तो मुझे ये, मेरे लिए वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बनी, क्योंकि मैं तो हाई कोर्ट का जज था उस वक्त लेकिन कुछ अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मुझे उन्होंने उस वक्त उनका कंसेंसस हुआ कि भाई अटॉर्नी जनरल के लिए हम इरफान कादर से पूछते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुझे बुलाया और मुझे पूछा उन्होंने कि हम आपको अटॉर्नी जनरल बनाना चाहते हैं। तो मैंने वही कहा जो मैंने आज अभी शुरू में बात की। मैंने कहा जी अगर आपने मुझ पर एतमाद किया है तो इंशाल्लाह ठेस नहीं पहुँचेगी, क्योंकि हर वकील की ये ख्वाहिश होती है कि या वो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बने या पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल बने। अच्छा। क्योंकि बतौर चीफ जस्टिस के वो बेंच को हेड करता है जिसमें कि 17 जजेस होते हैं वहाँ, और बतौर अटॉर्नी जनरल के पाकिस्तान की बार को हेड करता है, क्योंकि वो चेयरमैन बार काउंसिल भी होता है। और बार जो है पाकिस्तान की, उसमें तकरीबन लाख से भी ज़्यादा वकील होते हैं। बहुत बड़ी चीज़ होती है बार कॉम्प्लेक्शन, ठीक है ना। तो जैसे ही जनरल बॉडी जो होती है, जैसे ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी अल्लाह ने दी, मैंने फ़ौरन कहा यस मैं हाजिर। उसके बाद वो जब फ्रिक्शन शुरू हुई तो इन द आई ऑफ द स्टॉर्म मैं था। एक तरफ हुकूमत थी, दूसरी तरफ एक बड़ा वो था, सख्त किस्म का कोर्ट था, सख्त गिर कोर्ट था। वो मैं गलत लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि वो लगे कि कंटेम्पचुअस नहीं मैं कहना चाहता, बट इट वाज अ हॉकिश कोर्ट, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सो ऑन। सो उधर से जब कोर्ट की तरफ से जब गवर्नमेंट पे प्रेशर आया, जब उन्होंने इंटरफियरेंस शुरू की, तो वो मेरा एक यूनिक पीरियड था। अब पीपल्स पार्टी समहाउ अपने 5 साल पूरे कर गई, और वो जो 5 साल पूरे हुए हैं उसमें मेरा भी एक कुछ हिस्सा था। मेरा भी, मैं नहीं कहता कि सॉरी मेरी वजह थी, आप डिफेंड कर रहे थे ना लेकिन वहाँ गवर्नमेंट कोशिश ये हो रही थी कि गवर्नमेंट को 5 साल की मुद्दत पूरी करने से पहले गिरा दिया जाए। उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर को तो गिरा दिया, यूसुफ रज़ा गिलानी को, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ साहब को जब गिराने की बारी आई, वो वज़ीर आज़म थे, तो मैंने उस पर बड़ा स्टैंड लिया था।
अपने मुंह से मैं कुछ नहीं कहना चाहता, रेस्ट इज हिस्ट्री। आप जब तहकीक करेंगे तो आपको वो भी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि अगर मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ें शुरू कर दूंगा तो वो भी ठीक नहीं है। तो बहरकैफ पीपल्स पार्टी ने जब 5 साल मुकम्मल कर लिए तो मियाँ साहब की गवर्नमेंट आ गई। जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट आ गई तो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो गलत फ़ैसले किए थे, पार्लियामेंटेरियंस को डिस्क्वालीफाई किया था बहुत सारों को गलत फ़ैसले देके, वो गलत फ़ैसलों की जो नज़ीर थी, वो जो जुडिशल प्रेसिडेंट्स थे, उसको पीटीआई ने इस्तेमाल किया अपनी फेवर में। और बावजूद के मियाँ साहब की गवर्नमेंट आ गई और बावजूद के मियाँ साहब इफ्तिखार चौधरी साहब और इनकी रेस्टोरेशन में उनके बेनिफैक्टर भी थे, इस सारी चीज़ के बावजूद पीटीआई ने उसी तरह के केसेस जो सुप्रीम कोर्ट ने गलत डिसाइड किए थे, गलत पार्लियामेंटेरियंस को निकाला था, वो केसेस मियाँ साहब के ख़िलाफ़ हो गए। और पनामा केस में मियाँ साहब को भी उन्होंने गिरा दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस वक्त मुश्किल में आ गया था। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट मियाँ साहब के हक़ में फ़ैसला देता तो फिर इसका मतलब होता कि वो उनके पुराने फ़ैसले गलत हैं, और अगर वो अपनी गलती नहीं मानना चाहते थे और पुराने फ़ैसले मियाँ साहब पे भी अप्लाई करते थे, तो उन्होंने अपने मोहसिन की गलत तरीके से उन्हीं पे तलवार चला दी, अपने मोहसिन पे, और गलत। तो लिहाजा अब जुडिशरी ने पीपल्स पार्टी को भी एलियनेट कर दिया, फौज को भी एलियनेट कर दिया, और मियाँ नवाज शरीफ को भी एलियनेट कर दिया, सबको एलियनेट कर दिया। तो इसमें सर एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी? सुने नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट को तो पढ़ गई ना जुडिशरी। अच्छा, इन्होंने कहा कि जनरल मुशर्रफ, जिसके कि ये साथी थे, इन्होंने कहा कि उनके बारे में ऑर्डर कर दिया कि उन्होंने हाई ट्रीजन किया और कहा कि डी चौक में उनको लटका दिया जाए और लाश को घसीटा जाए। ये बातें यहाँ तक की। तो फौज को एलियनेट किया, पीपल्स पार्टी को एलियनेट किया, नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब को एलियनेट किया। तब जाके मियाँ साहब को पता चला कि ये कैसे लोग हैं। तो जब मियाँ साहब को पता चला तो चूँकि अब ये एलियनेट हो चुके थे, तो अब पॉलिटिकल सपोर्ट तो जुडिशरी को कहीं से तो चाहिए थी ना, क्योंकि जुडिशरी जो पाकिस्तान की होती है वो इर्द गिर्द तो कोई ना कोई सपोर्ट तो चाहती है ना। बिल्कुल वो बगैर सपोर्ट के तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, उनको चाहिए सपोर्ट, क्योंकि उनकी अपनी अपॉइंटमेंट्स जो थी, जिस तरह से वो रिस्टोर हुए थे, ना तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रेस्टोरेशन हुई, ना किसी कानून के तहत हुई थी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हुई थी जो हो नहीं सकती थी। तो चुनाचे इन हालात में उनको इक्तफा करना पड़ा पीटीआई पर। और फिर यही हुआ कि वो जो केस फाइल हुआ था इमरान खान न्याजी, पनामा केस जिसको कहते हैं, बनाम मियाँ नवाज शरीफ, इमरान खान न्याजी वो केस जीत जाता है। जुडिशरी अपने पुराने प्रेसिडेंट्स जो हैं उनको अपनी फेस सेविंग के लिए गलत फ़ैसलों को मियाँ साहब पे अप्लाई करते हैं, और फिर इमरान खान साहब को उनके क्लोज़ हो जाते हैं। तो इन हालात में वो जो केस था इमरान खान न्याजी बनाम मियाँ नवाज शरीफ, तो इमरान खान न्याजी वो केस जीतते हैं। इमरान खान न्याजी उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते हैं, और मियाँ साहब जो केस हारते हैं वो हुकूमत भी हार देते हैं उस वक्त। हाँ, वो गवर्नमेंट फिर चली जाती है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो रेस्टोरेशन के बाद जो तमाशा सारा होता रहा, इसमें दो चीज़ें हुई, एक जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और दूसरा पोलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी। उस भंवर से, उस टर्बुलेंस से, उस टर्बुलेंट बादलों से आज तक जुडिशरी नहीं निकल सकी। मैं इनको इतनी देर से कहता रहा, मौजूदा चीफ जस्टिस ये सारे बार बार कहता रहा आपके प्रोग्राम्स की वसातत से, खुदारा अपने गलत फ़ैसले इनको रिविज़िट करें, खुदारा अपने गलत फ़ैसलों को रिविज़िट करें। इन्होंने भी नहीं सुनी। अगर ये मेरी सुन लेते तो आज जो इनको एम्बेरसमेंट हुई है आज तक वो, और जो आने वाले दिनों में इनको एम्बेरसमेंट होगी वो इनको ना होगी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपने जो कि सवाल किया था तो हिस्टोरिकली आपने वो मैंने उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जल्दी से बयान कर दिया, बहुत ही कम अल्फाज में। तो सर, मियाँ नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी उसमें आपका क्या, आप किस ओहदे पर थे? मैं किसी ओहदे पे नहीं था उस टाइम। आप किसी पे ओहदे नहीं, मेरा तो अटॉर्नी जनरल का पीरियड खत्म हुआ ना, जब आप लॉयर, एज अ लॉयर पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट खत्म होती है तो फिर केयर टेकर सेटअप में भी मैं ही अटॉर्नी जनरल रहता हूँ। अच्छा।
उसके बाद जब केयर टेकर सेटअप ख़त्म होता है तो फिर मैंने अपना इस्तीफ़ा जो था सदर पाकिस्तान को टेंडर कर दिया था। अच्छा। ऑब्वियसली, वरना ना करता तो मुझे निकाल देते। यहाँ पे तो इस्तीफ़े दिए जाते हैं ना बताने के लिए कि हम बड़ी शय हैं, तो मैं तो कोई बड़ी शय नहीं था, लेकिन मैंने इसी में इज्जत जानी कि भी बेहतर है आई शुड नाउ रिज़ाइन, बिकॉज यहाँ पे लोग इसी तरह रिज़ाइन, इसी वजह से रिज़ाइन करते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमने कोई बड़ा स्टैंड लिया था। स्टैंड स्टूंड की कोई बात नहीं होती। तो बल्कि जब केयर टेकर सेटअप था तो मुझे कहा गया कि अब तो आपकी हुकूमत नहीं रही, व्हाई डोंट यू रिज़ाइन। तो मैंने कहा आई होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और जरदारी साहब सितंबर तक प्रेसिडेंट हैं, और अगर मैं अब इस्तीफ़ा दूंगा इस तरह से तो आई वुड बी प्रिवेंटिंग द प्रेसिडेंट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग दैट प्लेजर विच विल बी एक्सट्रीमली रूड ऑन माई पार्ट। क्योंकि इतने अहम ओहदे जो हैं आपको जब मिलते हैं तो आप इसी तरह से नहीं अनग्रेटफुल होकर आप छोड़ देते, बल्कि जिसने आपको अपॉइंट किया यू लेट हिम एक्सरसाइज द प्लेजर। तो वो फिर उस वक्त मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था एंड आई कंटिन्यूड। अच्छा सर, जो अब आजकल जो है जस्टिस साकिब निसार का जो टेन्योर था एज अ चीफ जस्टिस, वो बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। उस पर यह भी कहा जाता है कि ये डैम फंड कहाँ से आ गया और उनका तो ये रोल भी नहीं था। तो उनके उस टाइम को आप कैसे देखते हैं? देखें, साकिब निसार की एक अपनी ही साइकी थी। अच्छा। वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे इफ्तिखार चौधरी साहब से। अच्छा। और इन द प्रोसेस वो इफ्तिखार चौधरी से भी बड़े इफ्तिखार चौधरी बनने की कोशिश की उन्होंने, जो कि मैं समझता हूँ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। तो मुझे अफसोस होता है उन पर, मैं को हंसता नहीं हूँ इस पर। लोग तो दोस्त वगैरह तो हमारे कई दफ़ा हंस देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मैं उसका मजाक नहीं उड़ाता साकिब निसार का। मैं जेन्युइनली, मुझे तरस आता है कि उसकी स्टेट ऑफ माइंड को क्या हुआ था। तो जब इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हुए तो ये साकिब वगैरह को, इनका फ्यूचर इनको पता ही नहीं था कि इनके साथ होनी ही क्या है, कि आया इफ्तिखार चौधरी बहाल होंगे नहीं होंगे, इनका क्या बनेगा। तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल में उस वक्त आ गए हुए थे, इनका बुरा हाल था उस वक्त। तो उन हालात में जब ये बहाल हुए तो साकिब निसार जो था ये आगे आगे था कि भाई अब ये बहाल तो हो गए हैं, तो अब इस वक्त इनकी गुड बुक्स में आ जाओ। तो इफ्तिखार चौधरी साहब की गुड बुक्स में साकिब निसार ने गालिबन कहा था कि ये हमारे कमांडर हैं, हम इनके सिपाही हैं। और बाद में फिर कुछ साल के बाद साकिब निसार जो है वो साल के बाद या 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया। तो उस वक्त इसने कहा था कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी हमारे कमांडर हैं और हम इनके सिपाही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तो दुनिया में ऐसे काम नहीं करता। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो आर्मी चीफ का और लेफ्टिनेंट जनरल्स का होता है, बिकॉज लेफ्टिनेंट जनरल्स हायर एंड फायर साहब आर्मी चीफ के हाथ में होता है। लेकिन जजेस का ये होता है कि जब बेंचेस में बैठते हैं तो जूनियर मोस्ट जज और सीनियर मोस्ट जज और चीफ जस्टिस सबका एक वोट होता है। ये नहीं होता कि अगर 2 जज जूनियर एक तरफ है तो चीफ जस्टिस अकेला एक तरफ है तो चीफ जस्टिस का वजन ज़्यादा हो, फिर चीफ जस्टिस की नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ कमांडर वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो साकिब निसार ने चूंकि ये बात की कि ये हमारे कमांडर हैं और हम इनके सिपाही हैं, तो जब वो खुद चीफ जस्टिस बने, उनका माइंड भी वही था, जब वो खुद चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने कहा कि मैंने इफ्तिखार चौधरी को तो कमांडर बनाया हुआ था, तो जब मैंने उसको कमांडर बनाया था तो अब मैं क्यों नहीं कमांडर, अब मैं कमांडर हूँ। सो वो कमांडर बन गया। वो बीच में एक और आए थे, वो मुनफरिद थे, उनकी चुटिया थी, चीफ जस्टिस 20 दिन के लिए आए थे, वो भी कमांडर की तरह उन्होंने 20 दिन गुजारे। वो 20 दिन जो थे वो पाकिस्तान की अदलिया की तारीख के सबसे लंबे 20 दिन थे। वो अल्लामा इकबाल का शेर है, महीने वसल के घड़ियों की सूरत उड़ती जाती हैं मगर गुजरती हैं घड़ियां जुदाई की महीनों में। तो वो जवाद ख्वाजा के जो 20 दिन थे ना, वो महीनों के लगते थे, क्योंकि वो सारी दुनिया के पीछे पड़ गया हुआ था बेचारा। इसको बुला, उसको बुला, उसको बुला, वो अपने स्कोर सेटल करने के लिए जो भी उनके जेन में था वो उस तरफ लग पड़े थे बहुत ज़्यादा। तो वो अजीबो गरीब 20 दिन थे। तो चीफ जस्टिस जो थे अपनी मर्जी के उन्होंने बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट किए और होते होते मौजूदा चीफ जस्टिस आ गए। अब मौजूदा चीफ जस्टिस के बारे में मैं अब क्या कहूँ, उनके अपने जजेस कह रहे हैं कि ये 1 मैन शो है। उनके अपने जजेस कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से बेंचेस मत कॉन्स्टिट्यूट करें, आप फुल कोर्ट को कॉन्फिडेंस में लें। तो ये सारी ये कंट्रोवर्शियल बनाया गया उस टाइम पे। तो ये जो सारी साइकी थी जज साहिबान की कि एक फर्द वाहिद जो है
जब ये जुडिशरी रिस्टोर हो रही थी, मुझे नहीं याद, अब एतजाज़ हसन साहब को ये बात याद होगी कि नहीं, तो मैं बहुत नाकद था इस रेस्टोरेशन का, मैं ख़िलाफ़ था इस चीज़ के। मैं समझता था इनको रिस्टोर नहीं होना चाहिए, इन्होंने पीसीओ के ओथ उठाए होते हैं, अब ये किस मुंह से भाषण दे रहे हैं लोगों को। तो अब ये ठीक है, इनका एक पीरियड ख़त्म हो गया, और ये ख़ुद भी कह रहे थे कि जी हम तो जज बनना ही नहीं चाहते थे, या कम अज़ कम हमने असूल पे खड़े होके तो हम नहीं बने, तो फिर वापस क्यों आए। इनकी रेस्टोरेशन वगैरह मैं उससे एग्री नहीं करता था। आप चाहते थे कि तो नए जजेस आए? हाँ, जब लॉयर्स मूवमेंट चल रही थी तो मुझे नज़र आ रहा था कि यहाँ पे एक कल्ट कायम होगी। अच्छा। और वो चीफ जस्टिस कल्ट होगी। और मैंने कह दिया था, मैंने कहा कि एतजाज़ हसन साहब को मैंने कहा सर ठीक है, आप मूवमेंट भी चला रहे हैं ये वो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारा कुछ जो है ना, इसका फ़ायदा एक इंडिविजुअल उठा जाएगा। कहने लगे नहीं, मैं इंडिविजुअल के नहीं कर रहा, मैं इंस्टीट्यूशन के लिए कर रहा हूँ। मैंने कहा आप ठीक कह रहे हैं, आप ज़रूर इंस्टीट्यूशन के लिए कर रहे होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इवेंचुअली विल लीड टू इंडिविजुअलाइजेशन रादर देन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। और हुआ भी वही। और एग्जैक्टली वही हुआ कि यहाँ मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहा कि सबकत नहीं लेके जाना चाहता है उन पे एतजाज़ हसन बड़े वर्सटाइल लॉयर हैं और इंटेलेक्चुअल इन रियल सेंस हैं, और एक सियासतदान भी हैं, मल्टी फेसेटेड करेक्टर हैं। उस हिसाब से मैं तो बेसिकली वकील हूँ, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो एक उनका ख्याल था कि रियासतों की माँ के जैसी, जो भी सारी जो उन्होंने लिखा था, अदलिया पे जो शायरी की थी, वो शायरी जो थी उसका अदलिया को बहुत नुकसान हुआ इवेंचुअली। गो कि वो एक उनका आइडियल था, काश के अदलिया वैसी होती। अदलिया वैसी बन नहीं सकी, और इंडिविजुअल्स हमने पैदा करने शुरू कर दिए, और वो आज तक वो जो एक यानी एक जो एक डिजीज़ थी हमारे इंस्टीट्यूशन में, वो डिज़ीज़ आज भी कायम है। और वो ये डिज़ीज़ है कि एक फ़र्द वाहिद जो है उसने कोशिश की थी तब जुडिशरी कंट्रोल करने की, आज तक जुडिशरी जो है वो उस तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकी। पहली दफ़ा मौजूदा सरकार ने 2 कवानीन बनाए जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पहले 3 जजेस को कहा कि आप मिल के बेंचेस बनाएं। इन वे कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट को रिलेटिवली ज़्यादा एम्पावर किया जाए बजाय एक फ़र्द वाहिद के। उस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी बची हुई है फ़िलहाल। अच्छा। हाँ। तो सर जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है वो कौन से ऐसे रिफॉर्म्स ला रही है वैसे, जो कि एक तो जो जुडिशरी है उसको उस अपने पुराने रोल पे लेके आया जाए, नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके जो है ना, जुडिशल रिफॉर्म्स की अगर आप बात करते हैं, जी। क्योंकि मेरा तो शोबा ही जुडिशल रिफॉर्म है या एहतसाब है, बिल्कुल, तो जुडिशल रिफॉर्म तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा। क्योंकि अगर आप जुडिशल रिफॉर्म लाते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करनी पड़ती हैं। मसलन अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी कायम करना है तो उसके लिए आईनी तरमीम चाहिए। अगर जुडिशरी जो है कंसेंसस के साथ आप लाना चाहते हैं, क्योंकि ये तो पीस मील जुडिशरी आ गई वक्त के साथ, वो जो भी है, मैंने आपको बताया कि स्ट्रिक्ट लीगैलिटी में आते ही नहीं थे ये। तो अगर स्ट्रिक्टली लीगल जुडिशरी अब आप बनाना चाहें, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना चाहें, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में ये होगा कि बहुत सारे जो अच्छे जजेस हैं दे विल बी रिटेन, जो जजेस अप टू द मार्क नहीं हैं, या जो जुडिशल कमीशन ने जो अपॉइंटमेंट्स बहुत सारी की और पार्लिमानी कमेटी को जो भी सिफारिशात उनकी थी वो सारी, तो अगर वो जजेस जो थे अप टू द मार्क नहीं, ऐसे लोग भी आ गए सिस्टम में, तो उनको फिर ऑब्वियसली उनकी जगह नई भर्तियाँ करनी पड़ेंगी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से होगी। तो वो वाले रिफॉर्म्स फिलहाल पॉसिबल नहीं है, वो अभी नहीं हो सकते, वो नहीं है। जहाँ तक रहा एहतसाब की बात, तो वो चूँकि लॉ मेकिंग की बात है, तो वो इन्होंने एक एक्ट लेके आए हैं लेटली, उसमें इन्होंने काफ़ी कुछ क्लैरिफाई किया है, और एसेंशली वो क्लैरिफिकेटरी लॉ है, और उसमें एक आंसर मिलता है। लेकिन उस पर भी मैं समझता हूँ कि जब पूरी पार्लिमान जब आके, अब नेक्स्ट पार्लिमान जब इलेक्शंस के बाद बैठेगी, ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों जब कंसेंसस के साथ, सिर्फ 51% से नहीं, कंसेंसस के साथ जब एहतसाब का लॉ बनाएंगे, तो फिर एहतसाब के लॉ की भी सही न सिर्फ रेफर्मेशन होगी बल्कि लेजिटिमेसी भी फिर कायम होगी। अच्छा सर, अच्छा जो एहतसाब अभी आप एहतसाब को भी हेड कर रहे हैं, राइट जी, जो एहतसाब के हवाले से, अच्छा ये नहीं कुछ देर आर कंसर्न्स के ये चीज़
एहतसाब जो है वो सिलेक्टिव भी हो सकता है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकता है, तो इस चीज़ को आप एड्रेस कैसे करेंगे? हाँ, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने मेरा ख्याल है पिछले दिनों में, मुझे नहीं पता, आप मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, हाँ जी, उसमें मैंने यही बात की थी। मैंने कहा था कि हम ज़ीरो इन तभी कर सकते हैं जबकि हम लॉ को इक्वली अप्लाई करें, तो फिर वील हैव ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। लेकिन अगर लॉ में अगर कुछ लोग अपने आप को निकाल देते हैं, मसलन जजेस जो हैं वो कहते हैं हम इस लॉ में नहीं आते, और अकाउंटेबिलिटी हम कहते हैं अक्रॉस द बोर्ड नहीं है क्योंकि जजेस नहीं आते, उन्होंने अपने आप को निकाल दिया इससे, और सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स आते हैं क्योंकि जजेस खुद एहतसाबी करेंगे, और सियासतदान आते हैं क्योंकि उनकी भी खुद एहतसाबी नहीं है, उनको भी जुडिशरी या अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के आगे या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ के आगे जाना पड़ता है। तो फिर अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी आप कैसे कहेंगे पाकिस्तान में है? तो उसके लिए ज़रूरी है, मसलन फ़ौज के जो रिटायर्ड लोग हैं उनके ख़िलाफ़ भी केसेस बने हैं नैब के। सिर्फ हाज़र सर्विस फ़ौजी नहीं आते क्योंकि उनके अपना जो लीगल जो फ्रेमवर्क है वो बहुत सख्त है, तो इसलिए उस हद तक ठीक है। लेकिन जुडिशरी का तो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है डोरमेंट है वो, और ये वाली अकाउंटेबिलिटी उन्होंने खुद ही ऐसा इंप्रेशन दिया हुआ है कि ये तो उनको अप्लाई नहीं करता, हालांकि करता है। तो नया जो कवानीन बनेंगे उसमें जब इवन हैंडेड अकाउंटेबिलिटी सबकी होगी और वहाँ पे कोई भी यानी मुकद्दस गाय नहीं होगी, होली काउज नहीं होंगे, तो फिर आप देखेंगे डिफरेंस के फिर सही तरह से अकाउंटेबिलिटी जो है ना वो भी इंट्रेंच होगी। मेरे ज़हन में ये जो चीज़ें हैं ये इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला, अच्छा, और आइंदा आने वाली हुकूमत ने भी कभी मुझसे रजू किया, तो ऑब्वियसली मुझे जो थोड़ा बहुत आता है इस पर, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं बिल्कुल उनकी मावनत भी करूँगा, उनको बताऊँगा भी और अपना इनपुट भी दूँगा। अच्छा सर, हम अभी बात करते हैं कि जो जुडिशल प्रोसेस है, अगर हम लोअर कोर्ट्स में देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम, एक तो आम बंदा जो है उसकी लॉ की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बहुत कम है, ठीक है, और उसको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, और सबसे ज़्यादा जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं जो प्रोसिक्यूटेड, बेशक वो जेंडर। आप क्यों कहते हैं कि आम बंदे की लॉ की अंडरस्टैंडिंग कम है? बिल्कुल नहीं है कम। अच्छा, ये क्रिएट किया गया ये चीज़, यानी ये लोगों के दिमागों में डाला गया है कि लॉ एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ वकीलों को पता है और जजों को पता है। लॉ सिंपल है, आप जब भी कोई ज़िंदगी में अच्छा काम करेंगे आपको सुकून होगा, और जब बुरा काम करेंगे तो बेसुकूनी होगी। यही लॉ है। लॉ ये है कि जो चीज़ आपको आपके ज़मीर को झंझोड़ेगी, ये लॉ है। जज का ज़मीर भी वही होता है जो आपका मेरा ज़मीर है। आपके पास भी जब दो लोग अपने घर में झगड़ा लेके आते हैं, मसलन आपके भाई या आपकी बहन की लड़ाई हो जाती है, या आपके दो छोटे बच्चों की लड़ाई हो जाती है, और वो आपके पास आते हैं और वो कहते हैं कि जी देखें इसने ये किया, इसने ये किया, तो उस वक्त आप जब फैसला करेंगे तो आप किसी की साइड लेंगे? कतई नहीं लेंगे। यही तो लॉ कहता है, इसी को तो रूल ऑफ लॉ कहते हैं। हम सबको पता है कि क्या है लॉ। ये तो इन्होंने खाम खा इसको कॉम्प्लिकेट किया हुआ। आज ये सारे जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्या मीडिया को नहीं पता? मीडिया इसको बारीक बीनी से नहीं समझता। जो लोग सुप्रीम कोर्ट को 15-15, 20-20 साल से कवर कर रहे हैं, उनमें से अक्सर लोग वो हैं जिनका एक्यूमेंट बहुत सारे हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेस से ज़्यादा, आज भी ज़्यादा है। सो दिस इज लॉ। तो ये लोगों को मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स करके बताया जाता है खाम खा। अच्छा, मसलन यहाँ पे इस बात पे 6-6 दिन बहस होती रहती है कि हमारा दायरा इख्तियार है कि नहीं, हमारी जुरिस्डिक्शन है कि नहीं। अभी ये लड़ाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में कि जी वो जो नया कानून बना है उसमें उन्होंने कहा कि रिव्यू जो है उसको वुसअत दे दी गई है, अब अपील जितनी वुसअत दे दी गई है। पिछले 10 दिन से यही डिस्कशन चल रहा है कि रिव्यू को अपील जितनी वुसअत क्यों दी गई है, दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती, या इनके ज़रिए दी जा सकती है, या इनके ज़रिए नहीं दी जा सकती। अगर यही वो नए कानून को फॉलो कर लें तो जो रियल कंट्रोवर्सी है वो 15 मिनट में रिजॉल्व होगी। और ये पिछले 10 दिन से इसी बात पे लेके वो सारे केस जो अल्तवा में डाले हुए हैं, यानी जिन लोगों से ज़्यादतियाँ हुई हैं बेचारों के साथ, जो पार्टी भी नहीं थे, मासूम थे, उनके खिलाफ फैसले भी हो गए, उनकी दादरसी भी कोई नहीं है, और ये हेयर स्प्लिटिंग जो है यहाँ पे चल रही है।
सर, पाकिस्तान में बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, आपको इस चीज़ का नॉलेज होगा। इसीलिए पेंडिंग है, यही वजह है कि ये जो टेक्निकलिटीज हैं इररिलेवेंट, कि लॉ में ये कहा गया है कि ये जितना भी प्रोसीजर बनाया गया है कानून का, इसकी जो असल मकसद है वो ये है कि वो, इसको कहा जाता है अंग्रेज़ी की ज़बान में कहा गया है कि ये स्टेपिंग स्टोन्स हैं। प्रोसीजर जो है ये लोगों को मदद देता है प्रोसीजर, ताकि हसूल इंसाफ हो सके। ये हसूल इंसाफ के आगे ऑब्स्टिकल्स नहीं क्रिएट करता, लेकिन हमारे चंद जज साहिबान जो है ना, वो इतना ज़्यादा वो प्रोसीजर में गुम हो जाते हैं कि उन्होंने उसको ऑब्स्टिकल बना दिया हुआ है। उसमें डेफिनेटली उनकी अंडरस्टैंडिंग की भी प्रॉब्लम है। इसीलिए कहा जाता है कि अहम केसेस में 2 या 3 जजेस अपनी मर्जी के बेंचेस में ना बैठें, बल्कि लार्जर स्पेक्ट्रम में, ताकि उसका वाइड स्प्रेड रिपरकशंस उसके होने हैं, तो आप सारों को साथ लेके चलें। तो इस वजह से ये तख़ीर होती है। पॉलिटिकल केसेस अपना इनका सुप्रीम कोर्ट लोन इस वक्त बैकलॉग इज मोर देन 50,000, 50,000 से ज़्यादा बैकलॉग है। लेकिन वो कहते हैं कि चूँकि मुकन्ना अपना काम नहीं कर रही है, चूँकि वो हुकूमत इंतज़ामिया अपना काम नहीं कर रही, लिहाजा हम पे लाजिम है कि हम उनका काम करें। तो अगर आप पे लाजिम है कि आप उनका काम करें, तो आपका जो 50,000 केसों का बैकलॉग है, तो फिर इंतज़ामिया कहेगी अच्छा फिर ठीक है, आपके फैसले भी हम करने शुरू कर देते हैं। क्या आप कर सकते हैं ऐसे? ऐसे तो नहीं कर सकते। ये इश्यूज़ हैं। अच्छा सर, जो जजेस की अकाउंटेबिलिटी, वो आप भी उसकी बात कर रहे थे, तो बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जो कि करप्शन में इन एनी वे वो इन्वॉल्व हैं, तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आप कह रहे थे कि डॉर्मेंट है, तो क्या उसमें कौन से ऐसे रिफॉर्म्स लाने चाहिए कि उसको एक्टिव किया जाए? क्या उसके लिए भी हमें अमेंडमेंट्स लानी पड़ेंगी? या देखिए, बहुत सारे जजेस जो हैं वो मेरे और आपके लिए यूटोपियन स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। यूटोपियन, अच्छा, यानी कि मेयार यहाँ ले जाते हैं। मसलन 62, 63 है, अगर आप पार्लियामेंटेरियन हो, आप असेंबली में बैठे हो और पता चल जाए कि आपने ज़िंदगी में किसी जगह आपने एक झूठ बोल दिया, तो यू आर डिस्क्वालीफाइड फॉर लाइफ। अब ये जो ऑनेस्ट और अमीन का जो कॉन्सेप्ट है, या सादिक और अमीन का, ये नबी करीम की पहचान थी, क्योंकि नबी जो है वो कभी ख़ता नहीं करता, वो परफेक्ट होता है। अल्लाह ने उनको परफेक्शन दी होती है। जी बिल्कुल। इंसान में और आप, हम ख़ता के पुतले हैं। हो सकता है हमने किसी स्टेज पे झूठ भी बोला हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम परपेचुअली झूठे हैं। या आप इनडायरेक्ट रीजनिंग से हमें साबित कर दो कि हम झूठे हैं, और फिर आप कहें जी आप डिस्क्वालीफाई हो गए हैं फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे इंटरप्रेट करना चाहें फिर तो मतलब वो मोम की नाक बना दिया हुआ है इन्होंने इंटरप्रिटेशन को और कानून को। आप इस तरह की तशरीह नहीं कर सकते कि आप आइन से हट जाएं। इस तरह की तशरीह कर सकते हैं जो कि आइन के करीब तरीन हो, लेकिन इस तरह की तशरीह कि वो आप आइन की डगर से ही हट जाएं, कि नए रास्ते पे चल पड़ें या आइन को रीराइट कर दें, तो ये आप नहीं कर सकते। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से ये सारा क्योस है, ये कन्फ्यूजन है, और इन्हीं चीज़ों की वजह से फिर इवेंचुअली ये होता है, क्योंकि रूल्स ऑफ द गेम सर्टन नहीं है, तो हमारी मैशत भी सफ़र करती है। तो ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि जिस तरह जिस्म में अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, या आपके दिमाग में कुछ ट्यूमर आ जाते हैं, या किडनी प्रॉब्लम आ जाए, तो सारा बॉडी जो है फिर वो सफ़र करती है। तो हमारे पाकिस्तान में भी अनफॉर्चुनेटली इस वक्त यही हो रहा है। सर, लॉ का वैसे जो मैं उसको थोड़ा सा हिस्टोरिकली लेके जाना चाहूँगा थोड़ा सा। मैं तो लॉ का स्टूडेंट मैं चाहता हूँ आप अपना पिछला सवाल ज़रा फिर से करें, क्योंकि मैं थोड़ी सी बात लंबी कर गया था और मैं हट गया था आपके मेन सवाल से। मेरा पिछला सवाल जजेस की अकाउंटेबिलिटी पे था। हाँ हाँ हाँ, कि जजेस हाँ एग्जैक्टली। अब उस पे आते हैं कि जजेस अगर मेरे और आपके बारे में यूटोपियन स्टैंडर्ड्स रखते हैं, तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो यार, अपने लिए अगर यूटोपियन स्टैंडर्ड्स ना भी रखो, तो कोई नॉर्मल स्टैंडर्ड्स तो होने चाहिए ना आपके लिए। अपने पे जब बात आती है, अब मौजूदा चीफ जस्टिस पे बात आई कि जी वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ एक टिल्ट रखते हैं, ख़ास तौर पे उनकी मदर इन लॉ की कुछ लीक्स भी आई, ऑडियो लीक्स भी आई। तो अगर इस तरह का लोगों को फीलिंग है, तो आप इस नोशन को डिस्पेल करेंगे, या आप उन केसेस में भी खुद बेंच पे बैठ जाएंगे? डिस्पेल करेंगे ऑब्वियसली। तो जब आप लोगों को भाषण देंगे कि जी आपका तो ये मेयार होना चाहिए, और आपने फलानी जगह पे अगर कोई मिस स्टेटमेंट आपकी पकड़ी गई या कोई नॉन डिस्क्लोजर आ गया, तो कह दिया कि ऑनेस्ट और अमीन नहीं एंड यू आर डिस्क्वालीफाइड फॉर लाइफ,
तो फिर अपने केसेस में कम से कम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को तो सामने रखें, अपने केसेस में अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट को तो सामने रखें, जहाँ लिखा हुआ है कि जज शैल रेजोल्यूटली डिक्लाइन टू हेयर अ केस विच इन्वॉल्व्स हिज रिलेटिव. एंड व्हाट अबाउट अ जज who doesn't decline a case which not only involves his relative but which also involves himself. तो ये मैं कह रहा हूँ, मैं आई डोंट से कि हमारे कोई जजेस को करप्ट हैं उस तरह से, लेकिन जब वो ये स्टैंडर्ड कायम करेंगे तो फिर अगर थोड़ी बहुत उनकी करप्शन की कोई एक आधे जज के बारे में बात आती है तो फिर अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शुड डिसाइड द मैटर वन वे और द अदर. यहाँ सुप्रीम कोर्ट उनको क्लीन चिट दे कि जी इनके खिलाफ ये कंप्लेंट आई है, हमने सारी इंक्वायरी की है, ही इज इनोसेंट. और अगर उसने वाकई करप्शन की है तो दे शुड से ओके ही हैज इंडल्ज्ड इन करप्शन एंड नाउ ही इज टू बी रिमूव्ड फॉर मिसकॉन्डक्ट. लेकिन ये कि वो केसेस कभी सुने ही ना जाए, वो वहां पड़े रहे, अनसेड अंडरस्टैंडिंग हो गई है, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स, दे कांट डू दैट बट दे आर डूइंग इट. तो सर जो लॉ की लीगल हिस्ट्री है, लॉ की हिस्ट्री है, तो लॉ वैसे तो एक आप खुद बता रहे थे कि एक नेचुरल चीज़ है, एक जैसे कॉमन सेंस है. तो इज इट रेलेवेंट टू समहाउ, इज इट रेलेवेंट टू फिलॉसफी एज वेल? लॉ जो है कि फिलॉसफिकली अगर उसको देखा जाए तो उससे भी वो करता है, रिलेट कर पाएंगे. लॉ में साल से 1000-2000 साल से हर वक्त रीजनिंग चलती रहती है. अच्छा. और कई दफ़ा आपस के डिफरेंसेस जो हैं वो इतने सटल होते हैं कि उन सटल डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए असूल मुरतब किए जाते हैं, और वो असूल जो है वो इंसाफ पे मबनी होते हैं, वो एक्विटी पे मबनी होते हैं, वो इक्वालिटी पे मबनी होते हैं. इस तरह से लॉ का इर्तिका होता है, इस तरह से लॉ आगे चलता है. ये नहीं होता कि जब नए नए इश्यूज आते हैं और कॉम्प्लेक्स इश्यूज आते हैं तो हम उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में गुम के तो कुछ लोगों को एज दे दें और बाकियों का नुकसान कर दें और उनसे नाइंसाफ़ी हो, और कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ में कामयाब हो जाएं कि वो सारों पे हावी आ जाएं और अपने आप को मुसल्लत कर लें और मोर इक्वल देन अदर्स बन जाएं. नोबडी इज़ मोर इक्वल देन अदर्स. वो जॉर्ज ऑरवेल की मशहूर, आपने पता नहीं वो पढ़ा है कि नहीं, उसकी किताब थी, कभी देखिएगा. मैंने बहुत किताबें तो नहीं पढ़ी लेकिन बचपन में ये पढ़ ली थी, जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म. मैंने 1984 उनकी पढ़ी है, वो भी एनिमल फार्म भी पढ़ी है. अच्छा, एनिमल फार्म में वो कहते हैं कि सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स. यस. क्योंकि वो जो एनिमल्स मसनद इक़्तिदार पे बैठ गए थे, उन्होंने अपने आप को वो जो कमी कमीन जिनको समझते थे उनसे डिफरेंशिएट. नो, दिस इज वेयर लॉ इज वायलेटेड. लॉ इज नॉट मेयरली व्हाट इज रिटन in the statute or the constitution. Law is what appears to be just, what the law should be, which makes it ethical, which makes it rational. That is what law is. सर हमारे पास वही देखे ना आप, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन उसकी उस तरह से एप्लीकेशन नहीं है. चेंजेस तो चाहिए उसमें बेशक, मतलब कि अमेंडमेंट्स, आप बात करते हैं कि अमेंडमेंट्स तो ज़रूरत हैं, लेकिन जिस अगर मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी अनजस्ट है जिसकी वजह से बहुत सारी उस चीज़ की एप्लीकेशन. मैं आपको बताऊं, जब मैं लॉ में गया ना, पहला मेरा दिन था. अच्छा. जूरिस्प्रूडेंस की क्लास थी. हमें किताब जो पढ़ाई जाती थी वो सामंड की थी, जूरिस्प्रूडेंस. एक सामंड की किताब थी, वो ज़रा मोटी किताब थी, और एक उसका एब्रीविएटेड वर्जन था जो हमारे एक वकील साहब थे, बड़े शरीफ आदमी थे, मैं उनका नाम मेरे जहन से उनका निकल गया, तो उन्होंने लिखी थी और बड़ी अच्छी लिखी थी, छोटी भी. तो मैं कभी कभी बड़ी भी पढ़ लेता था, और जब बड़ी पढ़ के बोर हो जाता था तो छोटी को मैं ज़्यादा गौर से पढ़ता था. तो जब वो शुरू की, पहला सबक बड़ी जब मैंने खोली तो पहली चीज़ जो मेरी नज़र से गुजरी वो यही थी जो आप कह रहे हैं. उसमें लिखा था कि अ हर्ड ऑफ वुल्व्स इज मोर एट वन प्रोवाइडेड, सॉरी, हर्ड ऑफ वुल्व्स इज मोर एट वन देन सो मेनी मेन. यानी भेड़ियों में भी ज़्यादा यूनाइटेड है, इंसानों से ज़्यादा इत्तेहाद भेड़ियों में है, इंसानों से भी ज़्यादा इत्तेहाद भेड़ियों में है. यानी इंसान भेड़िए से भी वर्स है, अनलेस के इंसान पे कोई फोर्स हो.
तो वो फोर्स लॉ की है कि हर्ड ऑफ वुल्व्स इज मोर एट वन देन सो मेनी मेन अनलेस दे हैव फोर्स ओवर देम। तो अगर बंदों पे वो कानून की फोर्स डाल दी जाए तो फिर इंसान भेड़िया नहीं है, वरना इंसान भेड़िए से भी बदतर है। और इसकी सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन मैंने उस वक्त देखी जब मुझे अफ्रीका जाने का मौका मिला और मैं 4 दिन अफ्रीका के जंगलों में फिरता रहा। मैंने जानवरों को इतना पीसफुल देखा कि मैंने देखा कि जिनको हम भेड़िया कहते हैं, जिनको हाइना कहते हैं, जिनको शेर चीता कहते हैं, वो तो बड़े आराम से ज़िंदगी गुजारते हैं। उनको तो जब भूख लगती है तो फिर वो किसी जानवर को खाते हैं। हमें तो ना भी भूख लगी हो तो हम हर किसी को खाने को पड़ते हैं। ये इंसान की जो लालच है ना, ग्रीड, जानवर में वो ग्रीड नहीं है, जानवर की तो नीड है। इंसान जो है ना, नीड से बढ़ के ग्रीड की तरफ चल पड़ता है, इसीलिए लॉ बनाया जाता है। और लॉ की इन्फोर्समेंट जहां नहीं होती वहां पे फिर ग्रीड परवान चढ़ती है, और वो फिर जिनकी नीड होती है उनको नीड भी नहीं मिलती, और दूसरे ग्रीड में पड़ के हर किसी से छीना झपटी करके सारा कुछ ले जाते हैं। बिल्कुल सर, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है और उसकी बहुत ज़्यादा वायलेशंस हुई, और अगर हम देखें इंडिया में भी एक दफ़ा मेरे ख्याल से, अगर मैं उस चीज़ को, वो आप करेक्ट कीजिएगा अगर नहीं, तो हम कौन सी जगह पे, मैं ये अक्सर पूछता होता हूँ कि हम गलत डायरेक्शन में गए और इंडिया हमसे बेहतर डायरेक्शन में गया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम में उतनी टॉलरेंस नहीं है सोसाइटी में। वहाँ जितने मर्जी रॉयट्स हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, वहाँ इतनी सारी कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे इतने सालों में आज भी डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ जो सियासतदान हैं आपस में इकट्ठे नहीं रह सकते, हर कुछ अरसे के बाद ख़ुद बुलाते हैं फ़ौज को और फिर साथ में लाते हैं, और फिर तो हम एक तो वो टॉलरेंस नहीं है, एक हमारी एक दूसरे की इंटरफियरेंस है, फिर हमारा वसीउल कल्ब नहीं है हम, यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है, अगर किसी का कोई व्यू है, हमारा किसी का कोई है, किसी का कोई है, तो हम उनसे इसलिए नफरत करते हैं कि उनका व्यू हमसे नहीं मिलता। हमें उनके व्यू से हम बेशक ना एग्री करें, लेकिन हमें एक दूसरे से नफरत तो नहीं करनी चाहिए। तो ये जो साइकी एक पाकिस्तान में बन गई है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल, जिसकी वजह से हम उधर खड़े हैं जहाँ के हमें नहीं होना चाहिए। सर, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ इमरान खान? इमरान खान का फ्यूचर, देखें, मिरेकल्स कैन हैपन, तो मे बी के ही मे कम बैक वन डे, बट इफ़ यू आस्क मी फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ रीज़न, तो वो मैं आपको दे देता हूँ। उसमें आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि उनके कितना फ्यूचर है। कि मियाँ नवाज़ शरीफ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ जरदारी, ये सारे, इनकी जब गवर्नमेंट्स पहले गईं, ये बड़े यंग इनकी एज थी। मियाँ साहब बहुत यंग एज पे प्राइम मिनिस्टर थे, बीबी उससे उनसे भी यंग थी। तो इनकी गवर्नमेंट्स आई गई, इनको बड़ा तजर्बा हुआ, हासिल हुआ। इतने इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन इस वक्त नहीं है। बीबी तो खैर शहीद हो गई हैं, लेकिन आसिफ जरदारी साहब तो है ना जी, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है। खान साहब जो हैं वो आसिफ जरदारी से बड़े हैं उम्र में, ये मैं आपको बता दूँ, बावजूद अपनी फिटनेस के। तो अब अगर वो सपोजिंग 3-4 साल के लिए बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो तो 10-10 साल बाहर रहे ना, 8-8 साल, 10-10 साल, उम्रें छोटी थी, फिर वापस आए। ये बाय द टाइम इनकी वापस आने की स्टेज आएगी, तो इनका राब्ता अपनी पार्टी वालों से वैसे ही काफ़ी कटता जा रहा है, और फिर इनकी उम्र जो है, ही विल बी पोस्ट 76-77 बाय देन। तो उस स्टेज पे या तो कोई महातिर वाली चीज़ हो ना इनके अंदर, तो फिर तो शायद, तो वो चीज़, चूँकि इनमें जितने ये बड़े क्रिकेटर थे उतने बड़े ये सियासतदान हैं भी नहीं, वो इन्होंने परफॉर्मेंस भी बता दी है। तो आई एम नॉट अगेंस्ट हिम एज ए पर्सन, बट एज ए पॉलिटिशियन आई डोंट सी मच फ्यूचर फॉर हिम। These are some of the reasons that you have told. I got it. अच्छा सर, जो 9th मई का जो इवेंट्स हुए, तो पहले तो आप उन 9th मई के इवेंट्स को कैसे देखते हैं? क्या वो खुद से कराए गए थे? ठीक है, my questions can be now political, we are shifting from law to politics. तो और जिस तरह से फिर क्रैक डाउन हुआ पॉलिटिशियंस पे, सिविलियंस पे, और फिर मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ हम मामला चला गया, तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं?
देखें, पाकिस्तान के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो मिलिट्री हैज़ इट्स रोल, हैज़ हैड इट्स रोल, वेरी एक्टिव रोल। वो 8-8, 10-10 साल के लिए खुद हुकूमत में आती थी मिलिट्री, और फिर बैटन ऑफ अथॉरिटी जो है वो सियासतदानों को दे देती थी। फिर जब सियासत में इनकी आपस में रेशादवानियाँ होती थी या वो थोड़ी सी सूरत हाल क्योटिक होती थी, तो मिलिट्री फिर वापस आ जाती थी। फिर तो ये वी हैव बीन ऑसिलेटिंग बिटवीन द मिलिट्री रूल एंड द सिविलियन रूल। ये बड़ा क्लियर एक पैटर्न जो है वो पाकिस्तान में नज़र आता है। इस सारे उतार चढ़ाव के बावजूद जो ब्लेम होता था वो यूजुअली आर्मी चीफ पे होता था, आर्म्ड फोर्सेस पे नहीं होता था। मतलब वन कैन डिसएग्री विद प्रेसिडेंट अयूब, वन में डिसएग्री विद जनरल ज़ियाउल हक, वन में डिसएग्री विद जनरल मुशर्रफ और विद जनरल कियानी और एनीबडी, वन में डिसएग्री, बट never ever because of that disagreement an attack was launched on the armed forces of Pakistan, on their installations, in their buildings. This has happened for the first time, जहाँ पे कि उन्होंने फ़ौज की इमलाक को, फ़ौज की तनसीबात को नुकसान पहुँचाया, जलाया, हुल्लड़बाजी की। उससे क्योंकि पाकिस्तान एक फ़ौज एक बैकबोन है हमारी रियासत की और पाकिस्तान की प्राइड भी है, तो वो आप सियासी इख्तलाफात रखें लेकिन इस हद तक कि उनके कंटोनमेंट्स में घुस जाएं, उनके घरों में घुस जाएं, तो उसके लिए बहुत सारे लोग अब ये समझते हैं कि ये तो दुनिया के जो सबसे बड़े जमहूरी मुल्क हैं, अमेरिका भी नहीं टॉलरेट करेगा कि उनकी फ़ौज के बारे में कोई इस तरह की बात करे, और बरतानिया भी नहीं टॉलरेट करेगा, और कोई भी नहीं टॉलरेट करेगा। और पाकिस्तान में इससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे कि डिसएग्रीमेंट्स इससे भी बड़े हुए हैं फ़ौज के और सिविलियंस के दरमियान, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि आप जाके तो अंदर घुस जाएं तो जजों की पिटाई शुरू कर दें, या आप फ़ौजियों के अंदर रैनसैक कर दें उनको, या तैयार हो जाए उनका मजाक उड़ाने के लिए उनकी पतलूनें लटका के ये वो। तो इस चीज़ को बहुत सारे जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं इसको वो बड़े कंसर्न से व्यू करते हैं, और फ़ौज में भी बहुत सारे लोग जनरली एक कंसेंसस इवॉल्व हो रहा है कि ये जो है ना, ये इस पे वी कांट बी टॉलरेंट, बिकॉज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे क्योंकि हम मौका नहीं देंगे कि एक दोबारा से ये चीज़ हो। एक दफ़ा हुई है, 70 साल में हुई है, 75 साल में, तो वी मस्ट कम विद अ हैवी हैंड, ताकि कम से कम अब अगले 100 साल के बाद ही हो। इट्स एक्चुअली रिएक्शन। हाँ, सो सर, रिसेंट एक ग्रीस में बोट का आपने वाकया सुना होगा कि पाकिस्तानी बहुत सारों की डेथ हो गई, और मतलब बट दैट वाज अनफॉर्चुनेट। लेकिन अगर हम उसमें ये देखें कि जो ह्यूमन स्मगलिंग जो लॉज हैं पाकिस्तान में, क्या आप उन चीज़ को देखते हैं कि वो इनफ हैं इस चीज़ को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए? देखिए, लॉज का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। अच्छा, ये जो मर्जी आप लॉ रख लें, आपकी जब इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी, बेशक वो साइकोलॉजिकली हो, यानी हम लोगों की जो साइकी शेप होती है, जब हम ये प्रोग्राम्स देखते हैं, लोगों की राय सुनते हैं, और जहाँ पे के लोगों की आओ फगां सुन रहे होते हैं कि पता नहीं मुल्क का क्या बनने वाला है, कितने दिन ये मुल्क रहेगा, क्या होगा, डॉलर जो है वो बढ़ रहा है, पैसा गिर रहा है, हर कोई एक दूसरे से बात करता है, यार क्या करें, नबी करीम ने भी तो हिजरत की थी, हम क्यों ना हिजरत का सोचें, ये वो। तो कुछ लोग तो समझते हैं कि हिजरत जो है वो सुन्नत रसूल भी है, जो कि है। हिजरत तो दुनिया तो ज़मीन तो अल्लाह ताला की है। तो ये लोग जो इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाते हैं, तो ये बेचारे इस इनसिक्योरिटी का शिकार होके फिर ये कोशिश करते हैं कि हम और मौके ढूंढें। लॉज अपनी जगह बने हुए हैं, ठीक है कि वो जो बॉर्डर सिक्योरिटी कंट्रोल है या बॉर्डर कंट्रोल के लॉज हैं वो हम वायलेट हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, वो हो रहे हैं, लेकिन ये इकोनॉमिक कंडीशंस और एक मुल्क की साइकोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से ये चीज़ हो रही है। तो ये हमें अपनी नेशनल साइकी को ठीक करना पड़ेगा, और हमें अपनी इकोनॉमी को ठीक करना पड़ेगा, और हमें दुनिया के साथ हमांग होना पड़ेगा। अगर हम 1.5 ईंट की मस्जिद ऐसे ही बनाते रहेंगे, अपना वर्शन दुनिया पे इम्पोज करने की कोशिश करेंगे,
तो दुनिया से हम आइसोलेटेड रहेंगे, और जो लोग आइसोलेटेड नहीं रहना चाहते वो छुप छुप के भागेंगे और वो रास्ते में पकड़े जाएंगे। तो ये लॉज के साथ जो मर्जी आप लॉ बना लें, ये चीज़ चलती रहेगी, उससे नहीं ये स्टॉप होगा। जब आप रियल पॉलिटिकल चेंज लाएंगे, इकॉनमी को बेहतर तरीके से चलाएंगे और अपनी जो सोच है उसको इम्प्रूव करेंगे, लोगों के अंदर ये जो फीलिंग ऑफ सफोकेशन है कि यहाँ वो बात नहीं कर सकते, ये सारा, या उनको इजहार ख्याल की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जब तक कि हम अपने आप को सोशली इकोनॉमिकली रिफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक ये खाली लॉ लाने से कुछ नहीं होगा। सर लेट्स टेक आवर कन्वर्सेशन टू अ लाइटर उस मोड में। जी। तो आप जो हैं वो पोइट्री आपको पसंद है? हाँ, Right? मैं आई एम अ पोइट, यू आर अ पोइट योरसेल्फ, बट आई एम अ वेरी सीक्रेट पोइट, सीक्रेटिव पोइट, बिकॉज आप ज़्यादा लिखते नहीं हैं? शेयर माई, मैं बहुत लिखता हूँ। अच्छा, मैं बहुत लिखता हूँ, मेरी पोइट्री बड़ी प्योर है। जो मेरे जहन में जब उस वक्त कोई चीज़ आती है, जो मैं सोचता हूँ, वो मैं फिर उसी तरह लिख देता हूँ। तो वो आप कोई शेर सुनाना नहीं चाहेंगे हमें? मेरा ख्याल है कोई एक आधा मैं निकालता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन हाँ, से, निकालें सर। अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपको सुना देता हूँ। अब ये 8 जनवरी 2023 को अच्छा, मैं मोटरवे पे जा रहा कर हूँ। रहे थे? हाँ, और तकरीबन शाम का वक्त हो रहा है 8 जनवरी को। तो अब मुझे वो वजदानी कैफियत शुरू हो गई है। कभी उर्दू में भी लिख देता हूँ, कभी पंजाबी में लिख देता हूँ, कभी अंग्रेज़ी में लिख देता हूँ। तो उस वक्त अंग्रेज़ी में सोच रहा था, तो मेरे जहन में ये मोटरवे पे 5 बजे का वक्त था, तो मैंने ये लाइंस तहरीर की उस वक्त। अमेजिंग स्ट्रोक्स ऑफ नेचर्स ब्रश हैव थ्रोन मी इनटू दिस आर्ट्स क्रश, यानी अल्लाह ताला का जो आर्ट है। अमेजिंग स्ट्रोक्स ऑफ नेचर्स ब्रश हैव थ्रोन मी इनटू दिस आर्ट्स क्रश, दीज पैटर्न्स ऑफ सनसेट ड्राइंग, ये सनसेट ड्राइंग है, इसके पैटर्न्स हैं, ये are most pleasurable and alluring. In them is the perfection of aesthetics, much beyond all makeup and cosmetics. So lucky are we, the folks of this earth, that is filled with artistry without dearth. Even if it is timely and without rebirth, we cannot thank him more for this life. Then why should people opt for strife? Then why multitudes are in constant राइफ, राइफ का मतलब है अफरा तफरी। सो लिफ्ट योर हैंड्स टू थैंक हिम एंड प्रे एंड बाउ डाउन फॉर व्हाट मोर कैन वी से, कि यानी अल्लाह ताला ने इतना कुछ बनाया है, इतनी नेमतें हैं, इतना कुछ है, तो फिर क्यों नहीं हम उसके आगे झुकते। और यानी ये मेरे बहुत सारी पोइट्री का सम टोटल जो है ना, ये ख़ास तौर पे ये जो आखिरी शेर है, ये मैं फिर आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि सो लिफ्ट योर हैंड्स टू थैंक हिम एंड प्रे एंड बाउ डाउन फॉर व्हाट मोर कैन वी से। तो इतना कुछ जिसने दिया हुआ है, तो इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं, सिवाय इसके कि वी शुड क्वाइटली प्रे। वैसे मैं मौलवी नहीं हूँ, ये मुल्लाइज़म है भी नहीं, फनेटिसिज्म के मैं सख्त खिलाफ हूँ। अगर आपके दिल से कोई चीज़ निकलती है, अगर आप दिल से अल्लाह को मान रहे हैं, तो फिर आपको डंडा लेके दूसरों को तंग करने की ज़रूरत नहीं है। सर आपका वैसे आप कौन से शायर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और फेवरेट शायर? मुझे कई दफ़ा बचपन से ना, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ पोइट्री में, मैं आपको सच बताऊँ, लेकिन कुछ शेर जब पढ़ता होता था तो बड़ा उसका असर होता था। मसलन अंग्रेज़ी में वर्ड्सवर्थ की बहुत सी नेचर पोइट्री है जो मुझ पर बहुत असर करती थी, और फिर कीट्स, शेले और कॉलरिज, इस तरह के ना फ्रॉम टाइम टू टाइम इन लोगों की पोइट्री जो थी मुझ पे वो असर करती थी। जहाँ तक रहा हमारे उर्दू पोइट्स जो हैं, उनमें डेफिनेटली इस तरह का जब शायरी पढ़ी, अल्लामा इकबाल का शिकवा पढ़ा या जवाब शिकवा पढ़ा, या वो जब जहाँ वो कहते हैं कभी ये हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मिजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन न्याज में, तू बचा बचा के न रख से तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज़ तर है निगाहे आईना साज में। इसमें एक ये जो मुझे याद हुई है ना, मैंने कभी याद नहीं की थी, कमाल मेरा नहीं है, अल्लामा इकबाल का है। उनका जो राइम है ना, मीनिंग और राइम दोनों
वो इतने रिदम के साथ चल रहे हैं। और यही चीज़ मिर्ज़ा गालिब में है। मिर्ज़ा गालिब में भी यही है कि उनके जब आप शेर पढ़ते हैं तो वो शेर जो है ना वो आपको याद ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। मीर तकी मीर को अगर देखें, एंड कुछ उर्दू पोइट्स हैं और बहुत सारी शायरी जो है वो पुराने गानों की, वो मुझे आज तक नहीं भूलती, वो मेरे ज़हन नशीन मुझे हो चुकी है। म्यूजिक से लगाव है? म्यूजिक से भी लगाव है। कौन से सर फेवरेट सिंगर थे आपके या हैं? अच्छा, बचपन में हमारे घर में वालिद साहब जो थे ना, वो उनका टेस्ट बहुत रिफाइंड था, तो वो जहाँ मुख्तलिफ सॉन्ग्स, फिल्मी गाने वगैरह भी सुनते थे, लेकिन वो ज़्यादा उनको एट सम स्टेज क्लासिकल का बहुत लगाव हो गया था। तो जब वो क्लासिकल सुन रहे होते थे और उनके दोस्त भी आए होते थे हमारे घर में, कभी महफिल हो रही होती थी क्लासिकल म्यूज़िक की, तो वो तो बुज़ुर्ग तो बड़ा सर मार रहे होते थे और मैं उनको देख के ज़्यादा महजूज़ होता था, क्योंकि मुझे क्लासिकल म्यूज़िक की समझ नहीं थी। तो मैं उनको देख के तो हंसना शुरू कर देता था, और कितनी देर हंसता रहता था, क्योंकि इग्नोरेंट था। कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो आई यूज्ड टू जस्ट गो ऑन लाफिंग। वक्त के साथ साथ जब ज़िंदगी में आगे बढ़े, तो वही ट्यून्स जो वालिद साहब के साथ कभी सुनी थी, वो अब वो बड़ी अपीलिंग लगनी शुरू हो गई। तो इसलिए मेरे वालिद साहब सुनते थे, एक हिंदुस्तान की बहुत मशहूर सिंगर है क्लासिकल में, किशोरिया मुनकर, उनको उनका राग जौनपुरी बड़ा पसंद था। अच्छा। तो उनकी ज़िंदगी में मैंने भी वो सुनना शुरू कर दिया था और मुझे भी पसंद आना शुरू हो गया था। तो जब संडे का दिन होता था, सुबह को वो राग जौनपुरी सुन रहे होते थे किशोरिया मुनकर का, तो मैं भी कान लगा के कोई 10-15 मिनट एंजॉय कर लेता था, क्योंकि मुझ में वो एक तब्दीली आ रही थी। इसी तरह राग दरबारी जो है, खुद नहीं मैं गा सकता, लेकिन मैं महसूस कर लेता हूँ। दरबारी की कुछ ट्यून्स है, अभी मैंने नुसरत फ़तेह अली का सुना था, दरबारी में पीटर गैब्रियल के साथ उसने एक बनाई थी कॉम्पोजिशन, उसमें नुसरत फ़तेह अली इज़ पार एक्सेलेंस इन दैट। और उस्ताद फ़तेह अली ख़ान, जो कि नुसरत फ़तेह अली का ताल्लुक नहीं, नुसरत फ़तेह अली के वालिद जो थे उनका भी नाम फ़तेह अली ख़ान था, लेकिन ये फ़तेह अली ख़ान जो थे, ये दो भाई थे, उस्ताद अमानत अली और उस्ताद फ़तेह अली। उस्ताद फ़तेह अली का भी एक दरबारी है यूट्यूब पे। अच्छा। और इसी तरह आजकल इंडिया के कुछ सिंगर्स हैं नई, वो एक है कौशिकी चक्रवर्ती। अच्छा। शी इज़ कैलकटा से है, मेरा ख्याल है बंगाल साइड से। वो शी इज़ वेरी गुड एट क्लासिकल। लेकिन ये मत समझिएगा कि मैं सिर्फ क्लासिकल सुनता हूँ, मैं फिल्मी गाने बहुत सुनता हूँ, मुझे बड़े पसंद है। और फिर अंग्रेज़ी गाने बड़े सुनता हूँ, टर्किश भी सुनता हूँ, अरबिक भी सुनता हूँ, और दूसरे मुल्कों के सुनता हूँ। टर्किश सॉन्ग्स में मुझे जो बहुत पसंद है वो सुसीजन अक्सू, उनकी एक सिंगर है, बहुत अच्छी है। अरबिक सॉन्ग में अलीसा, शी इज़ वेरी गुड। और इसी तरह से उर्दू के तो खैर बहुत ही सिंगर हैं जो मैं सारे सुनता हूँ। मैं बंगाली भी सुनता हूँ। अच्छा, मुझे बंगाली सॉन्ग्स बड़े पसंद हैं। तो म्यूज़िक इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो आई डोंट लुक एट वर्ड्स। अगर मुझे लफ्ज़ ना भी समझ आ रहे हो और मैं ट्यून को फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे उसका भी बड़ा मज़ा आता है और मैं काफ़ी अपना मस्ती में चला जाता हूँ। आई एंजॉय। सर, मूवीज़ की, लेट्स गो टुवर्ड्स मूवीज़। तो मूवीज़ में आपको किस तरह की मूवीज़ पसंद है? मूवीज़ जी, बचपन में और जवानी में और इवन बाद में बड़ा मज़ा आता था। पूरी मूवी में देखता था, 3-3 घंटे की सारी A to Z देखता था। A to Z आजकल कहते हैं, सारा देखता था। लेकिन अब लेटली जब से ये इतने ज़्यादा चैनल्स आने शुरू हुए हैं ना, कि सिर्फ आपके जो वीडियो चैनल्स, जो चैनल्स आपके आ रहे हैं, टीवी चैनल्स जो आ रहे हैं, वो ही इतने ज़्यादा हो गए हैं। फिर यूट्यूब आ गया कि अब वो किसी एक चीज़ को मैं ज़्यादा देख नहीं सकता। मैं सबसे ज़्यादा आजकल हुक होता हूँ जो 8K दुनिया के जो नेचर पे जो फिल्में बन रही हैं ना, ट्रैवल पे, वो सारा, वो मैं कम से कम, फिर भी मेरा स्पैन 15-20 मिनट तक मैं चला जाता हूँ। उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाती है। उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है। या म्यूजिक में सुन लेता हूँ जब मैं बिल्कुल फारिग होता हूँ। तो लेंथी मूवीज में नहीं होता अभी। लेंथी मूवी तो अब मैं देख ही नहीं सकता। मैं नहीं देख सकता है कि मैं किताब नहीं पढ़ सकता। अच्छा। वो जो बड़ी बड़ी किताबें हैं ना, कि वो उठा ली, तो मेरी हमेशा से आदत रही है, मैंने कभी पूरी किताब नहीं पढ़ी। मैं बीच बीच में से पढ़ता हूँ, मैं उसकी जिस्ट को फौरन समझ जाता हूँ। अच्छा। जैसे ही मुझे उसकी जिस्ट पता चल जाती है, मैं किताब बंद कर देता हूँ। पूरी किताब मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग सारी ज़िंदगी किताबें पढ़ते रहते हैं और खुश रहते हैं, हमने ये किताब पढ़ी, ये किताब पढ़ी, ये किताब पढ़ी। उन लोगों के बारे में मेरी राय यही है कि उनकी जो कैपेसिटी टू थिंक है ना, वो ख़त्म हो जाती है, बिकॉज दे आर ऑलवेज फॉलोइंग व्हाट अदर्स हैव सेड।
दे नेवर ट्राई टू डिग आउट देयर ओन कैपेबिलिटीज। हाँ कि वो अपनी कैपेबिलिटीज जो है ना वो ज़ाया कर देते हैं। ज़रूर पढ़ें, बेसिक पढ़ें, जनरली पढ़ें। पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, मुख्तलिफ चीज़ें मैं पढ़ता हूँ। आई थिंक दिस गूगल, ये सर्च इंजन दे आर वेरी यूजफुल। जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है खड़क 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 निकल आती है। लेकिन और आप में ये कैपेसिटी होनी चाहिए ना, मसलन विकीपीडिया, यू शुड हैव द कैपेसिटी कि विकीपीडिया से आपको पता चल जाए कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है। ये नहीं मैं कहता कि विकीपीडिया में सारा कुछ सही होता है, किताबों में भी सारा सही नहीं होता। जो मौरख आपकी तारीख लिखते हैं उसमें लफाजी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो सही पर्सपेक्टिव कहीं नहीं, हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो तारीख में भी अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करें तो फिर पता चलता है कि तारीख की असलियत क्या है। तो ये है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पढ़ना लिखना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए, और सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहिए बल्कि खुद भी लिखना चाहिए। तो मुझे खुद लिखने का काफ़ी शौक है। अच्छा, खुद ज़्यादा लिखते हैं? मुझे बहुत शौक है। मेरी जो पिटीशंस होती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बहुत सारी हैं, वो मैं बिल्कुल नकाली नहीं करता। मैंने कभी नकाली नहीं की। मैंने ये भी नहीं किया कि अपनी एप्लीकेशन जो हैं वो सारी की सारी कंप्यूटर में रख के कट पेस्ट करूं। मैं हर केस के लिए, मेरा दिमाग इतना रवां हो चुका है इन चीज़ों में कि हर केस की निस्बत से मैं फटाफट में डिक्टेशन दे के पिटीशन ड्राफ्ट कर सकता हूँ आसानी से। अच्छा, तो ये बस ऐसे ही है, अब इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। मेरे ख्याल से आपने तो सारी चीज़ें बड़ी वो डिटेल में। और अच्छा, फिलॉसफी में इंटरेस्ट रहा आपका? बिल्कुल रहा, बहुत अच्छा, रहा। और फिर कौन से फिलोसफर्स ने इम्प्रेस किया? नहीं, इतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि फिलॉसफी में इस हद तक इंटरेस्ट रहा कि ये इंसान कहाँ से आया, ये ज़िंदगी क्या है, आपस में जो हमारा ताल्लुक़ है वो, उसमें हमें ये जो आपस की जो लड़ाई झगड़े हैं, सारा दुनिया में जो कुछ हो रहा है और दुनिया की तारीख़ में जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे वो कौन से फैक्टर्स हैं, क्या है। ज़्यादा डीपली सोचना शुरू किया तो मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये सारी चीज़ें सोची हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप कहें कि मैंने फ़िलासफ़र्स को उस कॉन्टेक्स्ट में एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, तो एज अ सब्जेक्ट मैंने कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी की पल्स को टू अ सर्टेन एक्सटेंट बिल्कुल समझता हूँ। सर, आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि चाहते हैं कि विद इन दिस पीरियड, जो अभी आपका पोर्टफोलियो है इसके, और ये जो आपका टर्म है इसमें चाहते हैं बिफोर इलेक्शंस या जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी उसमें, तो कौन सी चीज़ें आप चाहते हैं कि जो मैं करके जाऊँ ये चीज़? हाँ, मैं मसलन चाहता हूँ कि एहतसाब के लॉ, ऐसा लॉ ड्राफ्ट हो जाए उस पर कंसेंसस हो सारी पार्लियामान का। अच्छा, और मैंने उस पर एक मसवदा तैयार भी किया हुआ है, तो वो बिल्कुल मैं उस पर तैयार हूँ बिल्कुल। दूसरा, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हैं, उस पर भी मैंने कुछ काम करके अपने तौर पे रखा हुआ है कि अगर आइंदा कुछ हुआ तो मैं उस पर भी अपना इनपुट दूंगा। और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें कि मैं आपसे डिलिबरेटली शेयर नहीं कर रहा, जिसकी वजह से कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आपस की नफ़रतें बढ़ रही हैं और वायलेंस बढ़ रही है। उन एरियाज़ पे मैं समझता हूँ कि हमें बहुत सारे लीगल रिफॉर्म्स करने हैं, लेकिन अभी हालात साजगार नहीं है कि हम उन पर बात भी कर सकें, क्योंकि अगर हम बात भी करें तो जो दूसरा मसलक है वो उसको बर्दाश्त नहीं करता इन चीज़ों। तो वो सेंसिटिव है काफ़ी ज़्यादा। मतलब कुछ माइनॉरिटी राइट्स के बारे में कुछ चीज़ें हैं, बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, और कुछ मजहबी इश्यूज़ हैं भी बहुत सेंसिटिव हैं। टॉलरेंस नहीं है सोसाइटी में, टॉलरेंस वहाँ पे नहीं है। तो वो हमें वक्त के साथ साथ लोगों को एजुकेट करके करना पड़ेगा। सही। सर, हाउ वुड यू लाइक टू स्पेंड योर रिटायर्ड लाइफ? लाइक आइडियल कैसी हो आप चाहते I हैं? think I should normally be in my retired life now. I am now 66 years old. But somehow I am continuing. तो अगर कोई और with the रोल life. मिलता है तो वुड यू लाइक टू टेक इट? इंशाल्लाह, अच्छा, इंशाल्लाह, लेकिन मैं इसको कभी भी उस तरह सर पे सवार नहीं करता। तो लेकिन आई वॉन्ट टू हैव फ्रूटफुल ईयर्स, जितनी भी ज़िंदगी है आई वॉन्ट टू बी कंट्रीब्यूटिंग समथिंग, तो उस तरफ मैं कोशा हूँ। लेकिन मुझे कोई बहुत ज़्यादा, यानी ये नहीं है कि मैं को बहुत अपने आप को समझता मैं कुछ नहीं हूँ अपने आप को। तो लेकिन
कोशिश ज़रूर करूँगा. एम्बिशन मेरी बहुत है. आई एम वेरी एम्बिशियस, बट आई हैव नेवर बिन रूथलेसली एम्बिशियस एंड आई विल नेवर बी. क्योंकि एम्बिशन, होप ज़िंदगी में आखिरी दिन तक रहनी चाहिए. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर और टाइम. यही मेरा मैसेज है फॉर आवर यंगस्टर्स ऑल्सो. कि एम्बिशन होना चाहिए, बट हर वक्त होनी चाहिए. एम्बिशन और उम्मीद हर वक्त होनी चाहिए. और अल्लाह ताला को भी जो सख्त चीज़ नापसंद है वो नाउम्मीदी है. थैंक यू सर, शुक्रिया. थैंक यू.